नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। आज हम आए हुए हैं बुलंदशहर के अंदर और एक बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग पे। तो उसके बारे में जानेंगे और इसकी सच्चाई के बारे में जानेंगे कि आप इसमें हकीकत में कितना पैसा कमा सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि जो कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं कि इतने हज़ार लगाओ, इतने लाख कमाओ, सभी चीज़ों पर सर से बात करेंगे। तो इसलिए इस इंटरव्यू को आप पूरा जरूर देखें। रविंदर जी, एक बार अपना सबसे पहले किसानों को आप परिचय करा दीजिएगा। नमस्कार सभी लोगों को। हम लोग बुलंदशहर से बोल रहे हैं, गांव नूरपुर। ये अपना एक छोटा सा बायोफ्लॉक का सेटअप है जो हमने तकरीबन आज से 1 साल पहले सेटअप किया था। जनवरी 2019 के करीब हमने स्टार्ट किया था, बट स्टॉकिंग जो हम इसमें कर पाए थे वो अगस्त 2019 में किया था। तो तभी से हमारा ये कल्चर चल रहा है। इसके अलावा सर, जो आपका ये भी साइज़ है, कितने टैंक आपने लगाए हुए हैं और जो है शेड वगैरह बताइए, कितना टोटल इस पर खर्चा आपका हुआ था? देखिए, ये जो टोटल एरिया हम शेड की बात करें तो 90/45 का शेड है हमारा। ये जी जी। 90/45 का टोटल एरिया है, जिसमें हमारे 10 तो 12,000 लीटर की कैपेसिटी के टैंक हैं। एक टैंक हमारा 3 डायामीटर का नर्सरी का टैंक है, जिसका हम कभी कभी सेटअप करते हैं जब हमें अपना कोई स्टॉकिंग करनी होती है फर्दर के लिए। तो जो टोटल हम खर्चा की बात करें, तकरीबन ऑन एवरेज एक टैंक में आपका 30,000 के करीब का एक्सपेंस इनकर्ड होता है। और ये शेड एक्चुअली कहते हैं, यहाँ पे अवेलेबिलिटी हमारे पास में बांस वगैरह की इतनी नहीं थी, तो शेड भी आपका तकरीबन 50,000 के आसपास का ये शेड का खर्चा है। तो कुल मिला के अगर सेटअप की बात करें तो 11 टैंक, ये टोटल सेटअप अप्रॉक्स 8 से 9 लाख रुपए के आसपास का है। इसके अलावा आप ये बताइएगा, जैसे मैंने बहुत से बायोफ्लॉक देखे हैं तो ऊपर एक ग्रीन नेट लगा के रखते हैं, तो आपने ये शेड बनाया हुआ है, ये किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, ये बताइएगा। सर एक्चुअली ग्रीन नेट से आपको किसी काम के लिए है नहीं। बरसात में आपका पानी भी आएगा, सर्दियों में आपको फिर पॉलीथीन भी लगानी पड़ेगी। ये पर्टिकुलर जो हमारा है, अगर आप भी खुद देख रहे होंगे, बाहर का टेम्परेचर अभी 40 के आसपास है, बट अंदर का टेम्परेचर अभी 29-30 के करीब है। अभी आप देखो, यहाँ अंदर का टेम्परेचर हमारा 29 के अप्रॉक्स है, तो यानी कि मोटा मोटा बाहर से 10 डिग्री टेम्परेचर कम है। इस सेट का फ़ायदा भी क्या है कि सर्दियों में अगर हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है तो साइड में ऊपर से तो आपकी कुछ हीट ट्रांसफ़र हो ही नहीं रही, साइड से आप इसको कवर कर लेते हो बाय द वे ऑफ जो आपके प्लास्टिक कर्टन होते हैं। तो अगर हम इसको खाली छोड़ें तो वैसे भी बहुत सारी समस्या है टेम्परेचर कंट्रोल का है, फिर बारिश का पानी भी आएगा, उससे वाटर पैरामीटर्स भी आपके ख़राब होंगे। तो शेड तो आपको बायोफ्लॉक में लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कल्चर करना है, पूरे साल आपको कल्चर में जाना है, तो आपको शेड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही। इसके अलावा सर, ये बायोफ्लॉक पे एक थोड़ा जो भ्रम रहता है, थोड़ा इस पर क्लियर करिएगा कि एक तो बायोफ्लॉक में मछली बड़ी नहीं होती, दूसरा कि इतने हज़ार लगाओ, इतने लाख कमाओ। थोड़ा इस पर क्लियर करिएगा, कमाई इसमें हकीकत में कितनी है और मछली कितनी बड़ी होती है। सर देखो, हर एक मछली बायोफ्लॉक में नहीं हो सकती। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सी मछली इसमें पाल सकते हो। तो जनरली अगर आप हाई क्वालिटी या जो आपकी हाई फिश वैरायटी है उनके आप लेके चले, और मोस्टली जैसे कैट फिश की वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं आपकी, तो उनको लेके चल सकते हैं। बट जनरली जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको एक टैंक एक कल्चर पे तकरीबन तकरीबन 30,000 रुपये आपको दे सकता है साल में? सारे ऑपरेट एक कल्चर पे। एक कल्चर? एक कल्चर में जो आपकी रहेगी, सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके निकाल के, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके माइनस करके, तो तकरीबन तकरीबन मोटा मोटा आपको 30,000 रुपये, जिसमें 1000 प्लस भी हो सकता है, 1000 माइनस भी हो सकता है, इतना आप इसका मान के चलें। बट बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम 1.5 लाख भी कमाएं, 2 लाख भी कमाएं, तो वो हमें लगता नहीं कितना फिजिबल है। हो सकता है फिर उसके लिए उनको बहुत ही हाई वैल्यू फिश कल्चर कर रहे हों। तो बट अपना तो नॉर्मली कल्चर है कि जो आपको सीड मिल रहा है, 2 रुपये 3 रुपये का सीड मिल रहा है, उसी पे कल्चर करिए। तो 30,000 रुपये से ज़्यादा का हमें लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। इसमें सर देख रेख क्या होती है मछली में, मतलब पानी में कब बदलना है, क्या मसला है, पानी पे अमोनिया, ये सब चीज़ें बताइए। देखिए, वाटर पैरामीटर तो जब स्टार्टिंग में अपने स्टॉकिंग की है तो ये तो एडवाइजेबल रहेगा कि आप एवरी सेकेंड डे वाटर पैरामीटर चेक करें। उसके बाद जैसे जैसे आपको लगता है कि आपका फ्लॉक डेवलप हुआ है और पानी की क्वालिटी धीरे धीरे मेंटेन हो रही है, तो फिर आप उसको 3 दिन में 4 दिन में कर सकते हो। बट मेन रीज़न है, मेन जो एस्पेक्ट्स है वो है कि आपको यहाँ पे वाटर पैरामीटर मेंटेन करने ही हैं। अगर वाटर पैरामीटर मेंटेन नहीं होंगे तो बायोफ्लॉक में कुछ आपको प्रॉफिट नहीं, लॉसेस की तरफ ही आप जाओगे। अच्छा, तो इसमें जो वाटर की जो पैमाना है वो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है इसमें। हाँ, वाटर पैरामीटर आपको ध्यान रखना है कि आपका टीडीएस है, क्या आपने अमोनिया मेंटेन कर रखी है, NO2 क्या है, NO3 क्या आपका चल रहा है। मेन तो सर जो बेसिकली है, डिजोल्व ऑक्सीजन और अमोनिया का है। अगर ये 2 चीज़ें आपने मेंटेन कर ली तो बाकी और वाटर पैरामीटर अपने आप मेंटेन हो जाते हैं। एक चीज़ और सर, ये बताइएगा, बायोफ्लॉक में मछली पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो फिर कैसे करें? सर सबसे पहले तो आपको बायोलॉजिकली फ़िश को समझना पड़ेगा। जब बायोलॉजिकली आप फ़िश को समझ लोगे कि उसको क्या चाहिए, जैसे जनरली हम क्या कहते हैं, वेस्ट यूपी की बात करें, यहाँ क्या है, हम कृषि प्रधान हैं बट पालन करते हैं हम गाय भैंस का, तो हमें उनकी कल्चर पता है कि भैंस को कब क्या चाहिए। तो जब तक आप ये कल्चर इसका नहीं समझोगे, बायोलॉजिकली फ़िश को नहीं समझोगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और दूसरा, आप कर सकते हो, ऐसी कोई बुराई नहीं है इसमें।
और यही है कि वाटर पैरामीटर अगर आप ध्यान से रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ लॉसेस का चांसेस हैं। इसमें एक चीज़ और बताइएगा सर, जैसे आप अपनी थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप कैसे इस बिजनेस में आए, क्या आपको लगा और कैसे आपने देखा और क्यों ये आपने शुरू किया? सर हम लोग यहाँ पे जितने भी हैं, मैं, सुरेंद्र जी और भी 2-3 लोग साथ में, हम सभी वर्किंग हैं। तो हम लोग यूट्यूब देखा, इधर उधर घूमते भी रहे, तो एक आइडिया था कि बायोफ्लॉग का कुछ अपना स्टार्टिंग है, कुछ इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्या है कि अगर पॉन्ड की कल्चर की तरफ जाओ तो उसकी टेक केयर करने के लिए आपको समय भी चाहिए, जगह भी ज़्यादा चाहिए। तो एक ऐसा सेटअप था कि हमारे किसी भी एक सेटअप के साथ में हम इसको चला सकते हैं कि मान लो किसी अगर किसान के पास में 4 एकड़ का भी अपना लैंड है, तो उसको कैसे मैनेज कर सकता है, कुछ ट्रेडिशनल खेती के लिए छोड़ें, कुछ फार्मिंग के लिए छोड़ें, एक पोल्ट्री लगा रखा है साथ में। हमारा जो जगह थी 90 बाई 45 की, जगह भी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन ये जगह आपकी 90 बाई 45 का मतलब हुआ 450 वर्ग फीट के आसपास। तो उसी में पूरा सेटअप है अपना। अच्छा, मतलब 1 बीघे में कितने टैंक लग जाएंगे? सर 1 बीघे हमारे यहाँ पे होता है तकरीबन 1000 गज का। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये हमारा 1000 आधा बीघा भी नहीं है, तो आधे बीघे से भी काफ़ी कम है। तो इसमें हमारे 11 टैंक है, तो आप 1 बीघे में मान के चलें तकरीबन आप 30 टैंक के आसपास लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसका मेन मकसद जो है कम जगह में ज़्यादा मछली लेना, हाँ, ज़्यादा ये ना? उत्पादन और फिर देख रेख कम है, क्योंकि हाँ। पॉन्ड की एक क्या है कि अगर आपके पास में 10 टैंक है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी में कोई डिसीज आए तो एक टैंक आपको पता है क्या डिसीज आना है। छोटा वॉल्यूम है, उसको मैनेज करने में भी आसानी है। पॉन्ड को आप मैनेज 5 बीघे को पॉन्ड को मैनेज करने में आपको लेबर भी चाहिए होगी, टाइम भी लगेगा, तो इधर आप आराम से मैनेज कर सकते हो। अब थोड़ा आप इनके फीड मैनेजमेंट के बारे में बताइएगा, फीड आप किस किस टाइम डालते हैं और क्या खिला रहे हैं अभी इनको? ये फीड मैनेजमेंट आपको सुरेंद्र जी हैं हमारे साथ में, टेक्निकली इन्होंने एनएफडी से ये इन्होंने अपने कुछ कोर्सेज किए हैं, तो टेक्निकली इस फार्म को यही देखते हैं कैसे कैसे क्या वाटर पैरामीटर रहेंगे, कैसे मेंटेन कराने हैं, अगर मान लो कुछ डिसीज़ आ रही है, डिसीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। फीड मैनेजमेंट क्या है, जनरली जो फीड का रहता है 4% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, और हमारा सुबह शाम का भी फीड चल रहा है। बट जैसे जैसे इनको लगेगा तो हो सकता है आपको 3 टाइम भी देना पड़े, तो उसको फीड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर सुबह शाम पूरे फीड को नहीं उठा पा रही हैं तो उसको दिन में 3 बार में 4 बार में डिस्ट्रीब्यूट करके आप दे सकते हो। फर्दर आपको इसमें एक्सप्लोर अभी फर्दर जो एक्सपेंड करेंगे सुरेंद्र जी आपको एक बार बताएंगे। सुरेंद्र जी आइए। सर आप बताइए अपने फीड मैनेजमेंट के बारे में, फिश पे आप क्या क्या इनको डाल रहे हैं और कितनी बार देते हैं, थोड़ा ये बताइएगा। बायोफ्लॉक हो या पॉन्ड कल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, हम फीड जो इसको फिश को देते हैं वो बायोमास उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा बायोमास का फीड जो सीड होती हैं उसकी स्टार्टिंग में हम जब वो नर्सरी में डालते हैं तो 5 से 6% बायोमास के हिसाब से हम फीड उसको देते हैं। और जैसे जैसे फिश की साइज़ में ग्रोथ होता है, बायोमास बढ़ता है, उसके हिसाब से फीड का रेशियो हम कम करते हैं। मतलब यदि हम 5% दे रहे हैं तो उसको 4% पे लाएंगे, फिर यदि हमारा बायोमास इंक्रीज होगा तो फिर हम उसको 3% पे लाएंगे। ऐसे करके फीड अब साइज़ बड़ी होती है फिश की, और उसका जो फीड का जो होता है रेशियो वो थोड़ा हम कम करते हैं। आपने और जो है कौन कौन सी मछली पाली हुई है और हार्वेस्टिंग कब कब कराते हैं आप उनकी? हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में हम लोग पंगासिर का स्टॉकिंग करा है। कुछ आईएमसी की भी हमने एक टैंक में आईएमसी डाली है, बाकी हमारे 10 टैंक में पंगासिर डाली है। हम लोगों ने 10 टैंक में अपने 1-1 हज़ार के आसपास सीड हमने डाली थी, जो लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। अभी 300 मैक्सिमम 300-350 ग्राम के हमारा वेट है। बट इसमें आप मान के चलें कि एक्चुअली ठंडियों में अक्टूबर के पास से पॉन्ड में तो ठीक है, अर्दन पॉन्ड में थोड़ा हमें कल्चर में पॉन्ड का जो होता है ना वाटर मैनेजमेंट, पॉन्ड अर्थ पॉन्ड मैनेजमेंट होता है। बट ये इसमें बायोफ्लॉक में होता है, बिल्कुल चारों तरफ से पैक होता है, तो हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना पड़ता है और जो भी मैनेज करना पड़ता है। तो जो अक्टूबर के बाद से ही फीडिंग में डाउनिंग होने लगती है। मतलब आप मान के चलिए ठंडियों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और टिल फरवरी तक आप इसको फीड मछलियाँ जो है बिल्कुल नहीं के बराबर लेती हैं, और जो उनका जो फैट वगैरह है उसी से ही अपना वो सर्वाइव करती हैं। तो 4 महीने तो इसमें ठंडियों में निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने लगभग यदि हमारी 8-9 महीने हुई तो इसमें मान लीजिए 4 महीने तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम ये कहें कि फीडिंग भी नहीं करती है, तो वो हम सर्वाइव करना ये बहुत बड़ी एक बात है। यदि हम पॉन्ड कल्चर के अलावा बायोफ्लॉक में सर्वाइव करा लिए हैं तो अभी हमारा 250 से 300 ग्राम के आसपास है। तो जो हमें मुझे लगता है कि हम इस बार 2-4 महीनों में हम इसकी हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। इसके अलावा सर एक चीज़ ये बताइएगा, जैसे कि आपका ये 10,000 कैपेसिटी का लीटर का टैंक है, तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है एक टैंक को बनाने में? एक टैंक खर्चा हमारा 25 से 26,000 के आसपास पड़ता है।
मतलब एक टैंक हाँ 25-26 हज़ार में हो जाता ये है। बिल्कुल 25 से 26 हज़ार में एक टैंक का। एक्चुअली आप 4-5 का सेटअप लगाएंगे तो रेशियो जोड़ेंगे तो 25-26 आ जाएगा। यदि आप एक टैंक बनाएंगे उसके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, पाइपिंग, एरिएटर, तो वो ज़्यादा कास्ट पड़ेगा, तो वो आपको 40-50 तक जा सकता है। ज़्यादा लगाते रहोगे तो कॉस्ट घटती है। बिल्कुल ये है। तो यदि हमारा जो इनिशियल कार्स है हमें 25-26 हम मान के चले रेशियो में, तो हमारा मतलब ये हमारा सेट छोड़ करके तो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक। तो ये है सर। एक सवाल सर ये भी है कि बायोफ्लोक जो है लोग देख देख के कर तो लेते हैं, लेकिन घाटे की तरफ बहुत जा रहे हैं। शुरू करते हैं और कुछ महीने बाद ही वो बंद हो जाते हैं। तो उसके नेगेटिव जितने भी पॉइंट है वो बताइए, बंद क्यों होते हैं, घाटे की तरफ क्यों जाते हैं? और बेसिकली देखिए बेरोज़गारी सबसे मेन समस्या है हमारे यहाँ। जो भी हमारा यूथ जनरेशन है ज़्यादातर बेरोज़गार की तरफ है, तो वो कुछ भी मतलब सोच रहा है कि क्या करें जिससे हम सर्वाइव कर सके, अपने दैनिक जीवन की रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। तो हर चीज़ नए चीज़ वो ढूंढता रहता है। जिसमें एक नई चीज़ मिली है हमारी ये बायोफ्लाक, ये ज़्यादा है तो बहुत पुरानी है, बट हमारे यहाँ जिस तरह अडाप्ट नई जनरेशन कर रही है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मुश्किल से मुश्किल ये 12-14 महीने का ही है जो अभी ये हम आया हुआ है यहाँ पे, मतलब लोग एक्टिव हो गए हैं। तो एक्टिव हो क्या रहा है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, अच्छा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मैनेज अच्छा कर सकता है, न कोई उसे ऐसे कपड़े उतार के टाइम में कूदना है, तालाब में जाना है। बहुत अच्छा लगता है उसको कि आप रफ एंड टफ रहें और उसको मैनेज आराम से कर सकते हैं, लगता ही नहीं कि हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं। तो अडाप्ट करता है, बट एक्चुअली ना इसमें वो टाइम नहीं दे रहा है, मतलब 2-4 महीने भी नहीं वेट कर रहा है कि हम कुछ लोगों से यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ लोकल फिशरीज डिपार्टमेंट में मिले, बहुत सारे गवर्नमेंट इसमें ट्रेनिंग दे रही है। हमने भी ट्रेनिंग करा, साल भर पहले ट्रेनिंग करा, हमने 6 महीने तक वेट किया, मार्केट में देखा हम लोगों ने एक सामान को कैसे कैसे कलेक्ट किया, यहाँ से ग्वालियर तक, पानीपत तक, कहाँ कहाँ देखा हम लोगों ने, और उसके बाद एक सामान खुद हम लोगों ने ये बनाया। इसमें लेबर वर्क का हम लोग खुद मिल करके सब कुछ बनाया। तो एक्चुअली क्या निगेटिव आ रही है कि पब्लिक को जैसे दिख रहा है तो लग रहा है कि हाँ भाई ये टैंक लगा लेंगे, वो मछली डाल देंगे और हार्वेस्ट हो जाएगी, हमें 40,000 50,000 विदिन 6 महीने में मिल जाएंगे। तो सोच तो सही रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि मछली जो पानी के अंदर है ना, वो बाहर तो दिख नहीं रही है, लेकिन उसको क्या हम इन्वायरमेंट देंगे, पॉन्ड जैसा इन्वायरमेंट उसको मिल पाएगा कि नहीं है। इसलिए वो थोड़ा इस पर टाइम दे के रिसर्च नहीं कर रहा है, जानकारी नहीं इकट्ठा कर पा रहा है। जैसे मेन इसमें क्या है, वाटर पैरामीटर आपका मेंटेन रहा तो मान लीजिए 99% मछली आपकी हार्वेस्ट हो जाएगी। भले वो 6 महीने में नहीं होगी, साल भर में होगी, 12 महीने में नहीं होगी, 14 महीने में होगी, हार्वेस्ट 100% होगी यदि वाटर पैरामीटर उसका मेंटेनेंस रखना जान गया फार्मर। दूसरा, इसमें सीड की क्वालिटी कितनी सीड की क्या साइज़ की सीड हमें स्टॉकिंग करनी है, किस साइज सीड को फीड क्या देना है, उसका प्रिपरेशन कैसे देना है, मतलब डिजीज़ कंट्रोल के लिए 2 चीज़ पे ध्यान फार्मर दे ले, ये 100% सक्सेस होगा। ठीक है, यदि वो 1 साल इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी अर्निंग कम होगी, नहीं 40,000 पाएगा 30,000 पाएगा, नहीं 30,000 पाएगा 25,000 पाएगा, नहीं 20,000 पाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जब वो खड़ा होगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से करेगा। और इसमें हाई वैल्यू की सीड स्टॉक करके, जिस तरह सिंगी हुई, कोई हुई, है ना, पाबदा हुआ, नोना टेंगरा हुआ, इनकी मार्केट वैल्यू 300-400 रुपये तो होलसेल प्राइस है। और ये जो है मतलब रिक्वायरमेंट है, मतलब ये आदमी की बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से सिंगी और देसी मांगुर ये सब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इसको खा सकते हैं। तो ये है, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम देना होगा सीखने के लिए, लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट के लिए, ये नहीं फार्मर कर पा रहा। मतलब तो इस वजह से घाटे जाने का कारण ये है कि जिसको जानकारी नहीं है वही घाटे में जा रहा है, वो जा रहा। बाकी जो अब देख ली, हम भी नए थे, हमारी मछलियाँ सारी हैं ना, हमारी मोरलिटी लोग कहते हैं 10% 20% हो जाती है, हमारी मोरलिटी 10% 20% नहीं हुई है। हम भी फार्मर नहीं है, मतलब फार्मर तो परेशान करता है, लेकिन एज हमारा ये नहीं, हमारा प्रोफेशन, मैं भी IT से हूँ, तो हम भी यहाँ पे हफ्ते में 1 दिन आते हैं, लेकिन हम इसको वॉच करते रहते हैं। हमने एक ग्रुप बना रखी है, उस पर एक चीज़ अपडेट मिलता रहता है। तो फिर सर अमोनिया वगैरह जब आप कह रहे हैं हफ्ते में देखते हैं, तो फिर अमोनिया वगैरह गड़बड़ जाए तो? यस, तो ये दिक्कत होती है। जब सीड स्टॉकिंग करें तो आप कम से कम उसको, उस समय वो सीड कहीं और से आया रहता है, तो उसको हमें मतलब एक बच्चे समान होता है, उसे नहीं पता कब खाना, कब रोएगा, कब गाएगा। उसी तरह सीड को भी मेंटेन करना पड़ता है बच्चे की तरह, कि हमारा टाइम टू टाइम सुबह टाइम हम इसका DO चेक कर लें, अमोनिया चेक कर लें, ठीक है ना, TDS सैलिनिटी चेक कर लें। तो ये आप बाकी ना सर, आप
फीड को आप टैंक के पास खड़े हो जाएंगे ना, टैंक में मछली की हलचल देख करके आप जान जाएंगे इसमें कुछ नहीं है। लेकिन वो होगा जब साल 2 साल आप काम कर लेंगे तब आपको पता लग जाएगा, चेक नहीं करेंगे तभी चलेगा। लेकिन शुरू में इनिशियल में आपको नहीं डेली तो कम से कम वीकली अमोनिया तो TDS तो चेक करना मस्ट है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर दिन मछली पालन पर नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।